नमस्कार, राष्ट्र गर्व में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्र गर्व में आज मैं बात करूंगा उस बड़ी ऐतिहासिक शख्सियत की जिन्होंने सही मायने में आज के भारत को स्वराज और राष्ट्रवाद का मंत्र दिया, जिन्हें कायदे से तो नेशनल आइकॉन होना चाहिए, यानी हर भारतीय का महानायक, लेकिन उन्हें भारत के इतिहास में हाशिए पर डालने की शातिर कोशिश की गई, इसलिए ताकि मुगलों का चमकदार इतिहास गढ़ा जा सके। आज उन्हीं की कहानी जो आपको भी गर्व से भर देगी। मैं बात कर रहा हूं छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनका आज जन्मदिन है और जिन पर विवाद खड़ा करने की सियासत को फिर से हवा दी जा रही है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों ने उनकी तुलना टीपू सुल्तान से करनी शुरू की। खैर, यह तो अभी की बात है। आजादी से पहले ब्रिटिश इतिहासकारों ने और आजादी के बाद लेफ्ट इकोसिस्टम ने जानबूझकर छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व को छोटा दिखाने की, साबित करने की कोशिश की। उन्हें भारतीय इतिहास के पन्नों में ठीक से जगह तक नहीं दी गई। वो साजिश कैसे भारत की एकता अखंडता पर बड़ी चोट थी, क्यों अंग्रेजों के बाद लेफ्ट इकोसिस्टम ने उसे आम भारतवासियों के दिमाग में बिठाने के लिए 6 दशक तक पूरा जोर लगाए रखा, और क्यों आज भी तुष्टीकरण की राजनीति छत्रपति शिवाजी महाराज को निशाना बनाने की कोशिश करती है, आज राष्ट्र गर्व में जब आपको बताऊंगा तो आप शिवाजी महाराज पर और ज्यादा गर्व करेंगे, अपने देश के इतिहास पर और ज्यादा गर्व करेंगे। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ये राष्ट्र नायक हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज से किसी ऐसे आक्रांता की तुलना नहीं की जा सकती है जिसने भारत की आत्मा पर और भारत की आस्था पर चोट किया। 19 फरवरी यानी छत्रपति शिवाजी की जन्म जयंती का दिन। इससे ठीक 5 दिन पहले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने वो विवादित बयान दे दिया जिस पर बवाल होना ही था। महाराष्ट्र इस पर सुलग उठा। सपकाल ने कहा, वीरता में टीपू सुल्तान छत्रपति शिवाजी जैसे थे। टीपू ने शिवाजी के स्वराज्य के आदर्श से प्रेरणा ली थी और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। ये बयान तुष्टीकरण की राजनीति के समर्थन में दिया गया था, जिसे महाराष्ट्र के मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शुरू किया गया था, टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाकर। मालेगांव की उप महापौर बनी सपा पार्षद निहाल अहमद ने अपने कार्यालय में खास तौर से सिर्फ टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई थी, जबकि राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के मुताबिक वहां महात्मा गांधी, अंबेडकर और पीएम की तस्वीर लगती है। योगी आदित्यनाथ ने नवभारत के कॉन्क्लेव में इसी पर तीखी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी से टीपू सुल्तान की तुलना कर तुष्टीकरण का नया सियासी पासा फेंका गया था। संदर्भ भले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टीपू की लड़ाई का था, लेकिन छत्रपति शिवाजी से तुलना ने इतिहास के उन पन्नों को खोल दिया जिसे बहुत चालाकी से छिपाया गया था। जैसे टीपू का जिहाद वाला फरमान, हिंदू आबादी का जबरन खतना, धर्मांतरण, जजिया टैक्स वसूली, उनके गांवों को जलाना, काफिर बताकर उनका नरसंहार, छोटे बड़े 8000 से ज्यादा मंदिरों को लूटना, उन्हें ध्वस्त करना। टीपू ने केरल और कर्नाटक में 5 लाख की हिंदू आबादी पर बेतरह जुल्म ढाया था, वो भी सिर्फ 8 सालों में, यानी सन 1784 से 1792 के दौरान हिंदू समुदाय, जिनमें नायर, कोडागू और नंबूदिरी ब्राह्मणों की बड़ी आबादी थी, उनको सीधा फरमान था, टोपी चुन लो या तलवार। तब के ब्रिटिश रिकॉर्ड्स और मालाबार गजेटियर में ऐसी तमाम घटनाओं का जिक्र है। ब्रिटिश ऑफिसर लुइस पीबोरी ने कहा था, टीपू के अत्याचार महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी और नादिर शाह से भी बदतर है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में 19 जनवरी 1790 में टीपू सुल्तान की वो चिट्ठी भी है जिसमें लिखा है, कालीकट में लगभग सभी हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवा दिया है, जो कुछ बचे हैं उन्हें भी जल्द परिवर्तित करूंगा।
मैं इसे जिहाद मानता हूँ। वो चिट्ठी टीपू ने अपने सिपहसालार बदरुज्जमा खान को लिखी थी। केरल कर्नाटक के तब के मिशनरी रिकॉर्ड्स तक कहते हैं कि टीपू ने कैथोलिक ईसाइयों का भी जबरन धर्मांतरण कराया था। सवाल तो ये है कि छत्रपति शिवाजी से टीपू की तुलना क्या इन्हीं जुल्मों को दोबारा याद दिलाने के लिए की गई थी? क्योंकि इतिहास में कोई प्रमाण ही नहीं है कि शिवाजी के स्वराज के आदर्श से टीपू ने प्रेरणा ली हो। कहीं इसका जिक्र तक नहीं है। लेकिन सच्चाई खुल गई है तो टीपू के बचाव में अजब गजब दलीलें भी दी जा रही हैं। टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। टीपू की मौत के बाद अंग्रेजों को उसकी उंगली में जो अंगूठी मिली उसमें हिंदी में राम लिखा हुआ था। यह ऐतिहासिक सच है। लेकिन ओवैसी इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे टीपू जाने माने सनातनी थे, बहुत बड़े राम भक्त थे। ओवैसी शायद यह कहना चाह रहे होंगे कि टीपू ने वो अंगूठी किसी हिंदू राजा से नहीं लूटी थी, बल्कि भक्ति में डूबकर बनवा ली थी और उसे पहनकर राम नाम जपा करते थे। भाई अगर टीपू इतने राम भक्त थे और उनकी अंगूठी पे राम लिखा होना बहुत अच्छी बात है, तो फिर वंदे मातरम भी गाइए, उसमें क्या दिक्कत है? वो राम की अंगूठी पहन सकता है, आप वंदे मातरम कई लोग यहां नहीं गा सकते। जहां तक छत्रपति शिवाजी महाराज की बात है तो ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि उन्होंने किसी मजहब के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा। उन्होंने अपने राज में मुस्लिम प्रजा के धार्मिक स्थलों की रक्षा की, उन्हें सरकारी मदद देना जारी रखा। शिवाजी ने भारत से विदेशी आक्रांताओं के अन्याय अत्याचार को मिटाने के लिए तलवार उठाई थी। उन्होंने भारतवासियों को विदेशी गुलामी से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा तब कर ली थी जब वो महज 16 साल के थे, और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदवी स्वराज की बात की थी, यानी भारतवासियों का अपना राज, अपनी शासन व्यवस्था, जिसमें उनकी अपनी युगों पुरानी हिंदू आइडेंटिटी, सनातनी परंपरा और समृद्ध विरासत सुरक्षित रहे, बरकरार रहे, ना कि उन्हें तलवार के दम पर मिटाने की कोशिश हो। इतिहास गवाह है कि शिवाजी ने कभी भी मस्जिदों और दूसरे धार्मिक स्थलों को तोड़ने का अभियान नहीं चलाया। उन्होंने अपनी युद्ध नीति में भी इसका सख्ती से पालन किया। हां, जिन्होंने उन मंदिरों का पुनरुद्धार जरूर किया जिन्हें तोड़कर मुगल और दूसरे इस्लामिक शासकों ने उस पर मस्जिद बना दी थी या दूसरे ढांचे में बदल दिया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु में ऐसे चुनिंदा बड़े उदाहरण हैं। अयोध्या में जिस राम मंदिर का निर्माण कानूनी लड़ाई लड़कर मोदी सरकार ने करवाया, जिसके भव्य पुनर्निर्माण के लिए हमें 500 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, वो भी शिवाजी के हिंदवी स्वराज के संकल्प में शामिल था। 50 साल की उम्र में अगर उनकी अचानक मौत न हुई होती, अगर वो कुछ साल और जिंदा रह जाते, तो संभव था कि मराठा साम्राज्य के दौरान ही अयोध्या, मथुरा, काशी का पुनरुद्धार हो गया होता। और मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रचंड पराक्रम, रणनीतिक सूझबूझ और हिंदवी स्वराज के लिए सर्वोच्च बलिदान का प्रण था। इतिहास को खंगालिएगा तो आपको पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने छोटी सी सेना से एक नहीं अनेकों ऐसे युद्ध जीते जिसमें जीत नामुमकिन थी। उनके इस शौर्य की कहानी हर किसी को राष्ट्र गर्व से भर दे सकती है, लेकिन कितनों को इसके बारे में पता है? उन्होंने असंभव को हर बार संभव करके इसलिए दिखाया क्योंकि उन्होंने अपनी तरह अपने मतवालों यानी समर्थकों में भी हिंदवी स्वराज की भावना कूट कूट कर भर दी थी। इतिहास की वो हैरत अंगेज घटनाएं राष्ट्र गर्व से भरने वाली। पुणे शहर मुगल सेना की विशाल छावनी बनी हुई थी। मराठों के इस गढ़ पर 3 साल से मुगलिया कब्जा था। औरंगजेब के आदेश पर मुगल सूबेदार शाइस्ता खान 1 लाख मुगलों की फौज के साथ वहां डेरा डाले हुए था। शाइस्ता खान औरंगजेब का मामा था। उस मुगल सेना में 700 हाथी, 4000 ऊंट और 5000 तोपें, 13000 पैदल सैनिक और 77000 घुड़सवार मुगल थे, जिसमें से 10,000 घुड़सवारों की टुकड़ी हर समय पुणे शहर और उस लाल महल के चारों तरफ तैनात रहती थी जहां शिवाजी का बचपन बीता था।
इतालवी यात्री निकोलाओ मानुची, जो उस समय मुगलों के संपर्क में था, उसने अपने खिताब स्टोरिया डो मोगोर में लिखा है कि शाइस्ता खान की सेना इतनी विशाल थी कि जब वो चलती थी तो धूल के कारण दिन में भी अंधेरा छा जाता था। इस विशाल सुरक्षा घेरे की जानकारी होने के बावजूद शिवाजी महाराज ने सिर्फ 400 चुनिंदा मावलों यानी भरोसेमंद सैनिकों को साथ लेकर शाइस्ता खान पर हमले की रणनीति बनाई। पुणे में घुसने के लिए उन्होंने एक बारात का स्वांग रचा। कुछ सैनिक बाराती के रूप में और कुछ मजदूरों के वेश में शहर में घुसे। आधी रात को लाल महल की एक रसोई की दीवार में छेद करके शिवाजी अंदर घुसे और सीधे शाइस्ता खान के शयन कक्ष पर धावा बोल दिया। जान बचाने के लिए शाइस्ता खान खिड़की से कूदकर भागा, लेकिन उसी दौरान शिवाजी के तलवार के वार से उसकी 3 उंगलियां कट गई। इस छापामार हमले में शाइस्ता खान का बेटा अब्दुल फतह समेत कई मुगल सैनिक मारे गए। शिवाजी के सैनिकों ने पहले महल और फिर शहर की मशालें बुझा दी और आपस में तलवारें टकराते हुए हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। इससे मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। मुगल सैनिक घबराहट में अपने साथियों पर ही वार करने लगे। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि हमला बाहर से हुआ है या फिर अंदर ही विद्रोह हो गया। शिवाजी का डर ऐसा बैठा कि मुगलिया सेना पुणे में टिक नहीं सकी। 1963 की इस लड़ाई ने औरंगजेब के अजेय होने का भ्रम तोड़ दिया। इस अपमानजनक हार के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खान का तबादला दंडस्वरूप बंगाल कर दिया। पूरे भारत में शिवाजी की धाक जम गई। शिवाजी ने अपनी छापामार युद्ध नीति, जिसे गनिमी कावा कहा जाता है, उससे एक नहीं कई बार मुगलों को धूल चटाई, जिसमें दर्जनों छोटे संघर्ष थे जबकि 6 बड़े युद्ध थे। 1664 और 1670 में सूरत की जंग, 1670 में कोंडाला में सिंहगढ़ का युद्ध और नासिक के पास कंचनबारी युद्ध, 1672 में साल्हेर युद्ध और 1673 से 1674 में उमरानी और नेसारी का युद्ध। छत्रपति शिवाजी महाराज वो नाम है, उनके बारे में जितनी बात कीजिएगा उतना गर्व महसूस होता है। और 1972 का साल्हेर युद्ध मुगल और मराठों के बीच पहला सबसे बड़ा आमने सामने का युद्ध था, जिसकी चर्चा बड़ी जरूरी है। औरंगजेब ने मुगल सरदार इखलास खान को भारी तोपखाना, हाथियों की बड़ी फौज और 40,000 घुड़सवारों के साथ भेजा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमला बोला तो मुगलिया फौज के पैर उखड़ गए। मराठा सैनिकों के घोड़ों ने मुगलिया हाथियों पर ऐसा हमला बोला कि वो अपनी ही फौज को कुचलने लगे। इस हार के झटके से औरंगजेब बीमार पड़ गया। 27 साल के लंबे संघर्ष के बाद भी औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज को खत्म नहीं कर पाया। वो दिल्ली भी नहीं लौट पाया। 6 मार्च 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में उसकी मौत हो गई और इसके बाद भी मराठा प्रतिरोध जारी रहा। इस तरह मुगल साम्राज्य का पतन ही हो गया। क्या आज से पहले आपको मालूम था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की छापामार युद्ध शैली को गनिमी कावा कहा जाता है? दुनिया के कई देशों की सेना और डिफेंस इंस्टीट्यूट में गनिमी कावा की पढ़ाई होती है। अमेरिका के मशहूर वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में वॉरफेयर का यह बड़ा चैप्टर है। इजरायली सेना आईडीएफ की छापामार शैली पर गनिमी कावा का बड़ा असर दिखता है। इजरायली सैन्य मार्शल आर्ट क्राव मागा में गनिमी कावा के रणनीतिक दांवपेच हैं। इजरायल के राजनयिक और वहां के डिफेंस के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को एक वैश्विक सैन्य रोल मॉडल मानते हैं। उनकी जन्म जयंती पर यानी 19 फरवरी को उन्हें श्रद्धांजलि देना कभी नहीं भूलते। अब आप खुद से पूछिए कि एक भारतवासी होने के नाते आप छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्र नायकों के बारे में कितना जानते हैं? आपका जवाब क्या होगा, मैं इसका अनुमान लगा सकता हूं। यानी आप छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तो पहचान लेंगे, उनकी मराठी पगड़ी, तिलक और वेशभूषा से, लेकिन क्या आप उनकी वीरता, भारत की अखंडता के लिए उनके बलिदान के बारे में पूरी तरह जानते हैं? और इसलिए आज राष्ट्रगर्व में आपको यह कहानी बता रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने साबित करके दिखाया कि हिंदू एकजुट होकर राष्ट्र बना सकते हैं, राज्य चला सकते हैं, विदेशी शक्तियों को हरा सकते हैं। उनके हिंदवी स्वराज्य का विचार ही भारत की आजादी की लड़ाई में स्वराज और स्वदेशी का आधार बना। आज भारत में भारतीयों का स्वराज है और उसके पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज बड़ी प्रेरणा रहे।
बाल गंगाधर तिलक से लेकर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू तक इस बात को मानते रहे। और यही है राष्ट्र गर्व से भरने वाली वो कहानी। शिवाजी महाराज पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने ये पहचाना कि भारत के तीन ओर समुद्र है और विदेशी ताकतों यानी पुर्तगाली, अंग्रेज, डच को रोकने के लिए समुद्री शक्ति अनिवार्य है। जिसके पास नौसेना उसके पास समुद्र। इस मंत्र के साथ उन्होंने कोंकण तट की रक्षा और विदेशी व्यापारियों पर नियंत्रण के लिए अपनी नौसेना बनाई। महाराष्ट्र के कल्याण, पनवेल और पेण जैसे स्थानों पर अपने नौसेना के लिए जहाज बनाने के कारखाने यानी डॉकयार्ड बनवाए। आज महाराष्ट्र समुद्री जहाजों के निर्माण का बड़ा केंद्र है, तो इसका श्रेय भी शिवाजी को जाता है। 1664 में महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में सिंधुदुर्ग नाम का समुद्री किला बनवाया, जो अरब सागर में कुर्ते नाम के द्वीप पर है। शिवाजी ने सिंधुदुर्ग को अपनी समुद्री राजधानी के रूप में स्थापित किया। कुर्ते द्वीप समुद्र के ज्वार में डूबा रहता था। वहां 150 टन सीसा डालकर शिवाजी ने सिंधुदुर्ग की मजबूत नींव बनवाई और उस पर पत्थर का अभेद्य किला खड़ा किया। इसी तरह महाराष्ट्र के देवगढ़ में उन्होंने विजय दुर्ग बनवाया। ये दोनों किले आज भी इंजीनियरिंग के लिए चमत्कार माने जाते हैं। इन्हें विदेशी इतिहासकार ईस्ट का जिब्राल्टर कहते थे, क्योंकि दोनों किलों के चारों ओर शिवाजी ने पानी के अंदर 122 मीटर लंबी पत्थर की एक ऐसी दीवार बनवाई जो कम ज्वार में भी नहीं दिखती थी और दुश्मन के बड़े बड़े जहाज इससे टकराकर डूब जाते थे। पुर्तगाली उस समय सबसे बड़ी समुद्री ताकत थे। भारत के समुद्री किनारों पर कब्जा करके यहां से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार करना चाहते थे। इसके लिए वो कोंकण की हिंदू आबादी का जबरन धर्मांतरण करवा रहे थे। शिवाजी ने 1667 से 1679 तक पुर्तगालियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और उन्हें बुरी तरह हराकर संधि करने के लिए मजबूर किया। उसी संधि में पुर्तगालियों ने हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण और मराठा जहाजों को समुद्र में सुरक्षा देने की बात मानी। शिवाजी महाराज की बनाई नौसेना ने 18वीं सदी के मध्य तक यानी लगभग 150 सालों तक कोंकण तट पर मराठा प्रभुत्व बनाए रखा। उनके इसी योगदान को सम्मान देने के लिए पीएम मोदी ने भारत के एक आधुनिक युद्धपोत का नाम INS शिवाजी रखा और भारतीय नौसेना के झंडे से ब्रिटिश काल का निशान हटाकर वहां शिवाजी की राज मुद्रा के निशान को स्थान दिया। वीर शिवाजी महाराज जानते थे कि किसी भी देश के लिए समुद्री सामर्थ्य कितना जरूरी होता है। जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। छत्रपति शिवाजी महाराज तो हर भारतवासी के लिए राष्ट्र गर्व की मिसाल है, हमारे गौरवशाली इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जानबूझकर उन्हें भी हमारी जिंदगी में उस तरीके से प्रवेश नहीं कराया गया, उनके बारे में उस तरह से नहीं बताया गया जैसा बताया जाना चाहिए। आप सोचिए, साल 2020 तक एनसीईआरटी के सिलेबस में शिवाजी महाराज को बस 5-6 लाइनों में समेट दिया गया। एनसीईआरटी के हाई स्कूल सिलेबस में यानी 10वीं तक की इतिहास की किताब में तब कुल मिलाकर 2200 पन्ने थे, जिसमें सिर्फ 68 शब्द यानी बस एक पैरा छत्रपति शिवाजी महाराज पर था। बाकी के पन्नों में मुगलिया सल्तनत के कसीदे पढ़े गए थे। मोदी सरकार सत्ता में आई तब यह तस्वीर बदली। पिछले साल 2025 में 8वीं क्लास की नई एनसीईआरटी की किताब जारी हुई तो राइज ऑफ मराठा अध्याय शामिल किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को 22 पेज में जगह दी गई। उन्हें मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट और ट्रू विजनरी कहा गया। यानी राष्ट्र गर्व की वो कहानी जो बरसों से हमारे अंदर कूट कूट के भरी जानी चाहिए थी, वो हमें नहीं बताई गई। मुगल इतिहास कूट कूट के भर दिया। लेकिन हम राष्ट्र गर्व में आपको ऐसी ही कहानियां बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात होगी रात 8:50 पर न्यूज की पाठशाला। नमस्कार।